महलों के ससुराल में गरीब बहू का गृह प्रवेश। माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? राम राम राम, ये नाश पीटी करम जली हर बार ऐसा ही करती है। अब टोक दिया ना, अब पता नहीं सफर कैसा जाएगा। सही कह रही हो माँ आप। अब हम क्या कर सकते हैं? चलो अब जल्दी करो, पिताजी बहुत देर से बुला रहे हैं। और वैसे भी मैंने पिताजी को ये बता दिया कि पूनम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो हमारे साथ नहीं जा रही। बिल्कुल सही कहा बेटी तूने। और हाँ, कहीं तूने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो तू जानती है कि तेरा हाल क्या होगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सुमित्रा और काजल वहां से शादी में चली जाती है और वहीं पूनम पूरा दिन घर में साफ सफाई करने में लगी रहती है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि अक्सर पूनम के साथ ऐसे ही घर में नौकरों वाला व्यवहार होता था। दरअसल पूनम और काजल सौतेली बहनें थी। जब पूनम छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पूनम की देखभाल के लिए महेंद्र ने सुमित्रा से शादी कर ली थी, पर असल में सुमित्रा और काजल को पूनम फूटी आंखों में भी नहीं सुहाती थी। एक दिन की बात है। महेंद्र जी, पूनम बिटिया बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपको नहीं लगता उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है? ऐसे जवान बेटी को घर में बैठाए रखना हमें शोभा नहीं देता। जमाना तो यही कहेगा ना कि सौतेली माँ है इसलिए बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम गलत सोच रही हो। देखो, हम जमाने की वजह से अपनी बेटी को नर्क में तो नहीं झोंक सकते हैं ना। हैं? तुम्हारा कहना भी ठीक है कि हमें शादी पूनम बिटिया की कर देनी चाहिए, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तब तो। अरे ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे गांव में जाना है, कुछ काम है। ऐसा कहकर महेंद्र वहां से चला जाता है। तभी वहां पर काजल आकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम कब से पूनम को अपनी बेटी मानने लगी और इसका इतना ख्याल रखने लगी? अरे मेरी गुड़िया, तू मेरी चक्रव्यूह को नहीं समझ पाएगी। तुझे तो पता है ना कि हमें तेरे पापा के सामने पूनम के प्रति अच्छे बनने का ढोंग करना पड़ता है। और अगर ऐसा हम ना करें तो ये सारी जमीन जायदाद धन संपत्ति तेरे पिता उस पूनम के नाम पर कर देंगे। और अगर हमने उसे इस घर से नहीं भगाया तो भी ऐसा होने का पूरा संभव है। इसीलिए मैंने उसे इस घर से भगाने का एक अच्छा उपाय सोच लिया है। मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। अरे वाह माँ, आप तो सच में शकुनी से भी ज्यादा तेज निकली। वैसे क्या माँ पूनम का रिश्ता अच्छे घर में करवाओगी? पूरी बात सुन तो सही। देख, बगल वाले गांव में मैंने एक रिश्ता देखा है। माँ बेटे रहते हैं सिर्फ घर पर। बड़ा जरूर है, लेकिन पूरा घर टूटा फूटा है। सुना है किसी जमाने में थे ठीक ठाक हैसियत वाले लोग, लेकिन अब तो हालत खराब है उनकी। लड़का शहर में रहकर कोई छोटा मोटा काम करता है तो बस अपने टूटे फूटे ससुराल में सास की सेवा में ही निकल जाएगी इसकी जिंदगी। ये सही है, तो फिर देर मत करो माँ, इससे पहले कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। वैसे माँ, पिताजी को आप कैसे मनाएंगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी तेरे पिताजी कल किसी काम से शहर जा रहे हैं। हम कल ही लड़के को देखने के लिए जाएंगे। फिर अगले ही दिन सुमित्रा और काजल बगल के गांव में चले जाते हैं। वहां एक बड़े लेकिन एकदम टूटे फूटे घर के सामने एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। सुनिए, आप ही यशोदा जी हैं? हाँ बताइए, क्या काम है? दरअसल पंडित जी ने हमें बताया था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये मेरा बेटा आलोक है। आलोक बेटा, जरा जा नाश्ते पानी का इंतजाम तो कर। यशोदा सुमित्रा और काजल को घर के अंदर ले जाती है, जहां टूटे फूटे सोफे पर बैठते हुए सुमित्रा और काजल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये है मेरी बड़ी बेटी पूनम, इसी का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनिए, हम आपसे कोई दहेज नहीं लेंगे। हम देंगे भी नहीं। आपकी हालत देखकर ही तो हम ये रिश्ता लेकर आए हैं।
असल में मेरे पास भी दहेज देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा, तो फिर आप 1-2 दिन का हमें समय दीजिए, हम आपको सोचकर बताते हैं। इसके बाद काजल और सुमित्रा वहां से जाने लगती है और वहीं दरवाजे के बाहर पहुंचने के बाद सही है माँ, यही करवा दो पूनम की शादी। हालत देखी आपने इनकी, हर सामान टूटा फूटा था, बिल्कुल फटीचर की तरह, जिंदगी भर रोती रहेगी। हाँ, और दहेज की भी कोई टेंशन नहीं है, और तेरे पिताजी को भी इन बातों का कुछ भी पता नहीं लगने वाला। कुछ समय बाद ही एक समारोह में पूनम और आलोक की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद मुबारक हो सुमित्रा जी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। ठीक है ठीक है, हमने आपको अपनी लड़की दे दी, अब आप इसे ले जाइए और तू जा अपने ससुराल में जाकर राज कर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हमारा कोई तुमसे रिश्ता नाता नहीं, समझी तू? और कोई भी बात तेरे पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात भी तू अपने दिमाग में डाल लियो, नहीं तो तू जानती है मुझे। सुमित्रा की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर यशोदा भी हैरान रह जाती है। फिर शादी के 2 दिन बाद पूनम बहू, आज तेरी पहली रसोई थी ना? हमारे पास गैस चूल्हा तो है नहीं, तो तुझे मिट्टी के चूल्हे पर ही। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। अगर मेरे आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो मेरे आने का क्या फायदा? अच्छा, तू कोई जादूगरनी है क्या? और सुन, मुझे ये ना मम्मी जी मत बोल। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, तो तू प्यार से मुझे माँ बोलना, ठीक है? और उसी दिन से पूनम को सास के रूप में माँ मिल जाती है। और हर गुजरते दिन के साथ अब पूनम काफी खुश रहने लगी, क्योंकि उसकी सास और उसका पति आलोक दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, माँ मुझे अब रोज फैक्ट्री जाना होगा, वरना बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आहा, वो तेरा मालिक बड़ा खड़ूस है ना, कहीं तुझे नौकरी से ना निकाल दे। तू तैयारी कर, मैं और पूनम तेरे लिए अभी खाना बना देते हैं। इसके बाद यशोदा और पूनम रसोई में आ जाती है। वो झटपट से चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी पूनम ने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ, ये फैक्ट्री में क्या करते हैं? वो बहू गोदाम में आए हुए सामान को उतारने का काम करता है। थोड़ा बहुत पड़ जाता तो शायद आलोक को और अच्छी नौकरी मिल जाती। कोई बात नहीं माँ, अब जो है वही अच्छा है। अच्छा माँ, आलोक जी शहर जाएंगे कैसे? पहले यहाँ से पैदल बस स्टॉप जाएगा, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़कर शहर चला जाएगा। पर माँ, यहाँ से बस स्टैंड तो पूरे 5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तक पैदल जाएंगे? हाँ बहू, अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हुई और बिना अपनी सास को बताए घर से निकल गई। शाम तक यशोदा उसे ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। वो सुमित्रा के घर भी गई, लेकिन सुमित्रा को पूनम के जाने की खबर सुनकर और खुशी हुई। फिर शाम को अचानक से यशोदा को अपने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। यशोदा ने देखा तो पूनम बिल्कुल नई बाइक पर बैठी हुई थी और बाइक कोई और आदमी चला रहा था। बस बस भैया, यही मेरा घर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए, नहीं तो शहर की आखिरी बस भी छूट जाएगी। पूनम, कहाँ थी तू अभी तक? और ये आदमी, ये कौन था? माँ जी देखिए ना, मैंने आलोक जी के लिए नई बाइक खरीदी है, अब उन्हें पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो आदमी, वो इस बाइक को पहुंचाने के लिए आया था, बस। है? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो माँ, मेरा मंगलसूत्र था ना, उसे मैं बैंक में गिरवी रख दिया। साथ ही पिताजी ने मेरे नाम पर कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा रखे थे, उसी को तुड़वाकर इस बाइक को लेकर आई हूँ। तो पागल हो गई है क्या? वो तेरा मंगलसूत्र तेरी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए तो गिरवी रखा है माँ, बेचा नहीं है। और आप फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी कमाऊंगी। मैं सिलाई करना अच्छे से जानती हूँ, अब मैं कपड़े सिला करूंगी, फिर आप देखना,
मैं और आलोक जी मिलकर पहले मेरा मंगलसूत्र छुड़वाएंगे और फिर हमारे टूटे फूटे घर को भी एकदम बढ़िया सा घर बना देंगे। वक्त लगेगा पर सब हो जाएगा, मुझे यकीन है माँ। फिर जो हुआ वो देखकर पूनम पूरी है। ये सुनते ही यशोदा ने अपने संदूक से एक स्मार्टफोन बाहर निकाला और उससे आलोक को कॉल किया। कर पूनम पूरा है। हाँ माँ, सब ठीक तो है ना? आपने फोन क्यों निकाला? अब कोई जरूरत नहीं है सब ड्रामे की, तू जल्दी से गांव आ जा। पूनम ये सब सुनकर हैरान थी, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी था। कुछ देर बाद एक लंबी सी कार घर के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर ने गेट खोला तो पीछे की सीट से आलोक निकला, जो सूट बूट में था। ले मिल अपने असली पति से, आलोक सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्री के इकलौते मालिक। अरे पगली, ये घर तो हमारा पुश्तैनी घर है। हम तो शहर में अपनी शानदार कोठी में रहते हैं, यहाँ तो बस कभी कभी चूल्हे की रोटी खाने आ जाते हैं। और तुम्हारी माँ को लगा कि यही तेरा असली ससुराल है, एकदम गरीबों वाला। पर आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? उस दिन हमने तुम्हारी माँ और बहन की बातें सुन ली थी और तभी माँ ने यह तय कर लिया था कि मेरी शादी होगी तो बस तुमसे। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि कहीं तुम अपनी माँ और बहन जैसी तो नहीं हो। और फिर तुमसे मिलने और तुम्हें समझने के बाद हम ये भी समझ गए कि अगर हमारी सच्चाई तुम्हारी माँ को पता चल गई तो वो किसी भी हाल में ये रिश्ता नहीं होने देगी। और हाँ, शादी के बाद भी हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। हाँ देखा, आज हम कामयाब हो गए। ये सब जानने के बाद पूनम बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने परिवार के साथ अपने असली ससुराल में जाने के लिए निकल पड़ती है। ये था किस्मत का खेल, जो रास्ते में सुमित्रा और काजल का सामना हो गया। और सारी सच्चाई जानने के बाद वो दोनों भी अपनी नजरें नहीं उठा सकी और वहां से चुपचाप चली गई। अब पूनम को अपना महलों जैसा ससुराल भी मिल गया था और वो बहुत खुश थी। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। ठंड का मौसम आ गया था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रही थी। अमीरों के लिए ये ठंड बड़ा ही सुहाना सा लगता है, लेकिन किसी गरीब के लिए ये ठंड किसी अभिशाप से कम नहीं होता। ऐसे ही ये कहानी है हीरा की, जो कड़ाके की ठंड में भी हल चलाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कड़ाके की ठंड और उसमें इस बंजर जमीन में हल बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। हाथ एकदम बर्फ पड़ा हुआ है। ओह, अरे कोई सूखा पत्ता या लकड़ी भी नहीं है कि थोड़ी आग ताप लूं। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मगर उस ठंड में भी हीरा का मेहनत करना उसकी मजबूरी थी, जो था 2 वक्त की रोटी कमाना। जहां हीरा ठंड से कपकपा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खेत का मालिक लालचंद गद्देदार कुर्सी पर हीटर के आगे बैठा गाजर का हलवा खा रहा था। क्या गाजर का हलवा बनाया है श्यामलाल हलवाई ने। अरे खाकर तो दिन बन गया। दाम भले ज्यादा लेता है, मगर भर भर के घी खोया मेवा डालता है इस हलवा में। लालचंद को गाजर का हलवा खाता देखकर गरीब हीरा ललचाए आंखों से उसे देखने लगता है। तभी लालचंद बड़े ही घमंड से उसे झड़पता है। अरे ओ हीरा के बच्चे, अरे ऐसे नजर गड़ाए मेरे गाजर के हलवे को क्यों देख रहा है, साला सुअर कहीं का। लालचंद की गालियां बातें खाकर भी गरीब हीरा का वहां पर काम करना उसकी मजबूरी थी। दिन भर खेत में हल चलाकर शाम को थका हारा हीरा घर आता है, जहां उसके गरीब बूढ़े माँ बाप गंगा और हरिशंकर दुबले पतले कंबल में झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं। और वहीं गरीब सुधा एक फटी पुरानी साड़ी में चूल्हा का धुआं झेलती खाना पका रही होती है। ओहो, इस साल तो गजब की ठंडी गिर रही है। हाँ जी, सर्दी भरी हवा तो अब सही भी नहीं जाती। ऊपर से ये माटी का घर एकदम ढहने को हो गया, उसमें ये बर्फीली हवा तो सीधे हड्डियों में तीर के जैसे चुभ रही है। अरे गंगा, ये माटी का घर भी बाप दादा की देन है, जो आज हमारे सर पर इस ठंड में छत तो है। अपने गरीब माँ बाप को ठंड से कपकपाते हुए देखकर हीरा खुद को लाचार महसूस करने लगता है। तभी 5 साल की मुनिया उससे सट जाती है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी, आप मेरे लिए गाजर का हलवा लाए हैं?
5 साल की बेटी मुनिया की आंखों में गाजर का हलवा खाने की ललक देखकर हीरा की आंखें भर आती है। अरे गरीब बाबूजी को माफ कर दे मुनिया, मैं इतना लाचार हूँ कि गाजर का हलवा भी नहीं ला पाया। मुनिया बेटी, अभी बाबूजी को पैसे नहीं मिले, जैसे पैसे मिलेंगे ना तो फिर मैं तुम्हारे लिए दूध घी मेवा डालकर गाजर का हलवा बना दूंगी। अभी तुम चीनी का पराठा खा लो, मैं बना देती हूँ। सुधा सबको खाना परोसती है। सभी की थाली में 2-2 सूखी रोटी और आलू की चंद फाक रखी थी। सब मन मार कर खाने लगते हैं। हीरा बेटा, तुझे याद है तू जब 5 साल का था तो तुझे रसगुल्ला रोटी कितना भाता था। तेरे लिए चीनी का रसगुल्ला आता था तो तू सब्जी छोड़कर रसगुल्ला रोटी खाता था। जाने कहाँ गए वो दिन। अब तो जैसे अच्छा खाना हम गरीबों के भाग्य में ही लिखा नहीं है। एक गाजर के हलवे के लिए भी बेचारी मेरी पोती कैसे तरस रही है, देखो जरा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि मैं फिर से कमा सकूं। कहते कहते हरिशंकर की आंखों से दुख के आंसू छलक जाते हैं। तभी हीरा कहता है, पहले ही आपने उम्र से ज्यादा काम कर लिया है बाबूजी। इसी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियां भी गल गई है। अब आप दोबारा काम नहीं कर सकते हैं। अपने ससुराल की ऐसी गरीब परिस्थिति को देखकर सुधा का मन दुखी रहने लगता है। पर विपत्ति तो तब बढ़ गई जब महीने भर की दिहाड़ी के बदले लालचंद ने हीरा को बोरी भर कर गाजर थमा दिया। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं लालचंद जी? मेरे घर में दाना पानी नहीं है, क्या गाजर खाकर मेरे परिवार का पेट भर जाएगा? अरे कुछ तो पैसे दे दीजिए। देख हीरा, गाजर लेना है तो ले जा, वरना इसे भी भाव के भाव बेच दूंगा। वैसे भी ठंड में गाजर के खरीदार बहुत हैं। हलवाई तो इस बोरी भर के गाजर के बदले 4000 दे रहे हैं। कुछ ना सोचने पर हीरा गाजर घर ले आता है और सारी बात सुधा को बताता है। हम गरीबों पर दुख जब पड़ता है तो चारों तरफ से पड़ता है। कोई बात नहीं, आप बनी से थोड़ा दूध शक्कर ले आइए, मैं आज सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। मुनिया भी कई दिनों से रट लगाए बैठी है और माँ बाबूजी भी भले कहते नहीं हैं, मगर उनका भी ठंड में कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन तो करता ही है। हीरा हलवे का सामान लाकर दे देता है, जिससे सुधा बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर सबको परोसती है। हलवा चखते ही गंगा कहती है, अरे वाह बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। हाँ, सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है बहू तुमने। मगर सुधा, मैं खोआ मावा तो खरीद कर भी नहीं लाया था। ये क्या, ये मतलब इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है? जी वो खोया मैंने आधी दूध का बनाया है, आधा ही हलवे में डाला था। तभी गंगा के दिमाग में एक सुझाव आया। बहू, तू अपने इस हुनर को काम में क्यों नहीं लाती? मेरा मतलब, तू गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती? ठंड में गाजर का हलवा खाना तो सभी पसंद करते हैं। सुधा को अपनी सास की कही बात जच जाती है। सारा सामान इकट्ठा करके अगले दिन से दोनों सास बहू गाजर के हलवे का ठेला लगाती हैं। गाजर का हलवा खा लो, आओ प्यारे ग्राहकों, और ठंड में खाओ लजीज सस्ता गाजर का हलवा, गरम स्वादिष्ट हलवा। उस गरीब बहू की मीठी बुलाहट से लोग ललचाए हुए गाजर का हलवा खाने आते हैं। बहन जी, जरा एक कटोरी गर्मा गर्म गाजर का हलवा देना। जी अभी देती हूँ भैया। एक कटोरी गाजर का हलवा मुझे भी खिलाना, अब बड़ी ठंड है भैया। जैसे ही ग्राहक उस गरीब सास बहू का बनाया गाजर का हलवा खाते हैं तो तारीफें करते नहीं थकते। भाई वाह, आप दोनों सास बहू ने तो बड़ा ही गजब का स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। हाँ भाई, एकदम मजा दिला दिया, और गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर तो ठंड भी भाग गई। इतने में ठंड से ठिठुरता एक गरीब भिखारी वहां आता है। माता जी, थोड़ा सा गाजर का हलवा मुझे भी खिला दीजिए, बड़ी भूख लग रही है। भिखारी को देखने भर से सभी ग्राहक मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। माता जी, आप देख क्या रही हो, भगा दो जरा इसको यहाँ से। वैसे भी पैसे वैसे तो देगा नहीं है। भिखारी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सुधा का मन दया से भर जाता है। माँ जी, एक कटोरी गाजर का हलवा दे देते हैं। बहू, आज हमारे व्यापार का पहला दिन है। पहले दिन में कुछ भी उधार बाकी नहीं देना चाहिए, फिर बोनी चाहे 1 रुपए की ही हो। ये सुनकर भिखारी अपनी जेब टटोलता है और 1 रुपए निकाल कर उसे दे देता है। ये लीजिए माँ जी, मुझे गरीब के पास इससे ज्यादा देने को ये नहीं है कुछ, 1 रुपया रख लीजिए।
दोनों सास बहू उस 1 रुपए में उसे हलवा दे देती है। ऐसा करते हुए वो एक पल भी नहीं सोचती है कि उन्हें घाटा भी लग सकता है। ये दोनों सास बहू तो बड़ी ही दिलदार है। देखा भाई कैसे उस भिखारी को 1 रुपए में ही गाजर का हलवा दे दिया। धीरे धीरे दोनों सास बहू ठंड में गाजर का हलवा बेचकर मशहूर हो जाती हैं। हालांकि उन्हें भयंकर ठंड भी झेलनी पड़ती है। ओ बाप रे बाप, आज तो एकदम जोरों का ठंड है। दिन का दिन भी दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ कुहासा ही कुहासा छाया है। माँ जी, आप तो ठंड से कपकपा रही हैं। रुकिए, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लाती हूँ, आग जलाने से थोड़ी गर्माहट मिलेगी। सुधा ठेले से थोड़ी दूर जाकर सूखे पत्ते ढूंढने लगती है। जहाँ सड़क पर इकट्ठा कचरे के ढेर के पास उसे ठंड में एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। हे भगवान, लगता है ये बच्चा भटक गया है। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं आंटी। सुधा उस बच्चे को अपने साथ ले आती है। मुझे भूख लगी है। गाजर का हलवा खाओगे? ये लो। सुधा कटोरी भरकर गाजर का हलवा उसको देती है, जिसके बदले अंश अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे देता है। आंटी, ये लो आपके हलवे के पैसे। मेरे पापा कहते हैं बिना पैसे दिए किसी से कुछ नहीं लेते, हर चीज खरीद कर खाते हैं। सुधा खुश होकर वो 1 रुपए रख लेती है। तभी एक चमचमाती महंगी गाड़ी उन सास बहू के ठेले के पास रुकती है और हर्ष उतर कर कहता है, अंश कहाँ चले गए थे तुम यार? हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। डैडी, मैं ठीक हूँ। आंटी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्होंने मुझे गाजर का हलवा भी खिलाया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम हर्ष लिम्बाचिया है और मेरा खुद का एक बहुत अच्छा होटल है। वैसे आजकल ठंड में शादी में मिठाइयों से ज्यादा लोग गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, तो आप दोनों गाजर का हलवा बनाइए ना, अब से मेरे लिए, मेरे रेस्टोरेंट में। सुधा बहू, हमने गरीबों को 1 रुपए में गाजर का हलवा खिलाया। शायद ईश्वर ने हमें उसी का फल दिया है। अब हमारे भी दुख के दिन दूर होने वाले हैं। दोनों सास बहू का गाजर का हलवा बड़ी बड़ी शादियों की जान और शान बन जाता है, जिससे आखिर में उनकी परिस्थितियां भी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जान से लग जाए तो सफलता खुद ही कदम चूमती है।